ओके, चलिए शो में आगे बढ़ते हैं और अब हमारे साथ आनंद राठी वेल्थ के जॉइंट सीईओ फिरोज़ अजीज़ मौजूद हैं। फिरोज़ जी, गुड आफ्टरनून। बताइए, क्या जो 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे पे जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट की, उसके बाद आप लोगों ने अपना पोर्टफोलियो स्टांस बदला क्या? क्या ज़्यादा और कंजम्पशन स्टॉक्स ऐड किए, बाकी स्टॉक्स में वेट थोड़े कम किए गए क्या? नमस्कार अनुज सर, गुड आफ्टरनून। एक्चुअली 14 अगस्त को मैं आपके शो पे था। तो मैंने कहा था कि ट्रम्प साहब की जो मेहनत है, 26,500 का करीबन करीबन लेवल था। आज आप देख रहे हैं कि ट्रम्प साहब ने बहुत कोशिश की हमारे मार्केट को 8-10% गिराने की, हो नहीं पाया है क्योंकि वो ये भूल गए कि एफआईआर पहले से बेच चुका है और डीआईआर बेच नहीं पा रहा है। दैट्स द हाइपोथेसिस ऑन विच मार्केट्स ने बहुत स्थिरता दिखाई है इन द ग्लोबल टर्बुलेंट टाइम्स। रहा सवाल जीएसटी का, उसमें क्या हमारी रणनीति बदल रही है? मेरे हिसाब से नहीं। इतनी नहीं, क्योंकि देखिए जो भी जीएसटी के फायदे वाले सेक्टर हैं उनकी जो निफ्टी में जो वेटेजेस हैं और एनएसई 500 में जो वेटेजेस हैं वो इतनी ज्यादा नहीं है। बल्क और निफ्टी की वेट है 31%, तो बैंकिंग में है। तो उसमें जो बदलाव, ऑफ कोर्स उधर भी फायदा होता है। सो आई थिंक ज्यादा बदलाव नहीं होगा। ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट के लिए काफी अच्छा है, स्टॉक पिकर्स के लिए अच्छा है, बट आई थिंक वो ऑलरेडी प्राइस इन हो जाता है इमीडिएटली ऑन दीज न्यूज। बट आई थिंक ये बहुत अच्छा शॉर्ट कवरिंग का एक मौका मिला है और शॉर्ट स्क्वीज हो रही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि 92% एफआईआई शॉर्ट में है इंडेक्स फ्यूचर्स के। अगर ऑप्शन ओआई भी एफआईआई का देख रहे हैं तो शॉर्ट की तरफ काफी। अच्छा, ये शॉर्ट कवरिंग का एक बहुत ही अप्रोप्रिएट और एक बहुत अगर शानदार केस है। फिर उस तो एक तड़का जिसने बड़ा हुआ है, मतलब आई इस थिंक दे शॉर्ट कैन कवरिंग को ट्रिगर किया था। मेरे को सुन पा रहे हैं अब फिरोज आप? आप आप थोड़ी देर के लिए आवाज नहीं आई थी मेरी हाँ, सर, आप बताएं वापस। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जैसे कह रहा हूँ कि शॉर्ट कवरिंग को जिस चीज़ ने ट्रिगर किया वो था जीएसटी को रेशनलाइज करने का, उसको घटाने का, उसको नई दो दरों को पर लाने का, प्रधानमंत्री का वो भाषण, वो स्पीच। जब आप लोग खुद बैठे आपकी रिसर्च टीम, तो सबसे ज़्यादा एडवांटेज आपने किन किन स्पेसेस को देखा? मतलब अर्निंग सीजन को तो हमने देख ही लिया, लेकिन इन जीएसटी रेट्स का रेशनलाइज होना, सबसे बड़ा एडवांटेज आप किन दो तीन सेक्टर्स को देने को तैयार हैं इस वक्त, जो इमीडिएट इफेक्ट से आना चाहिए? देखिए, जैसे कंजम्पशन के जो सेक्टर्स हैं उसमें काफी इफेक्ट आना चाहिए। दैट्स द फर्स्ट बिट। कंजम्पशन की काफी सारी हैं। इफ यू लुक एट एफएमसीजी, एक क्लियर विनर होगा। ऑटोमोटिव्स एक क्लियर विनर होगा। ये ऑटोमोबाइल तो ऑफ कोर्स, इफ यू लुक एट निफ्टी आईटी, वो निफ्टी ऑटो, उसकी जो लास्ट क्वार्टर की जो अर्निंग्स आई है वो -2.6% आई है। अर्निंग्स जो है FY25 की 967 रुपीज निफ्टी ऑटो की FY25 की आई थी। तो मेरे हिसाब से जो निफ्टी ऑटो की जो डी ग्रोथ आई थी वो ऑटोमेटिकली अच्छा बेस फॉर्मेशन है। ऑटो एंड एफएमसीजी, ये दो सेक्टर्स मेरे हिसाब से एक साल तक निफ्टी को आउट परफॉर्म करने की क्षमता रखते हैं, ऑलमोस्ट 6% से। ये मेरा मॉडल है। ओके, हाय फिरोज जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। यहाँ पे सही का भी जिक्र भी कर रहे थे, रिपोर्ट बता रही थी हमारी टीम, तो Q1 का रिपोर्ट कार्ड ऑटो ने सबसे खराब परफॉर्मेंस दिया, माइनस में उसकी रही ग्रोथ। कंजम्पशन और ऑटोमोबाइल साथ ही एफएमसीजी स्पेस आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन कंजम्पशन एज अ बास्केट बहुत ही वास्ट है। फिरोज, आप कैसे इसको सेग्रीगेट करेंगे? थोड़ा क्विक कॉमर्स स्पेस में अगर आए इटर्नल और स्विगी जैसे स्टॉक्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इटर्नल्स के नंबर याद होंगे आपको, काफ़ी अच्छे रहे थे और आज देखिए स्टॉक डे हाई पर कर रहा है कारोबार, लाइफ टाइम में 321 के लेवल पर। इस स्पेस को कैसे देख रहे हैं? कैसा रुझान रहेगा यहाँ पर आपका? श्रेया, मेरा ये मानना है कि जो कंजम्पशन सेक्टर्स जैसे आपने रीड आउट किए कपल ऑफ स्टॉक्स, ये ज्यादातर डिमांड एंड सप्लाई पे चल रहे हैं। इनकी जो फ्री फ्लोट्स हैं वो काफी सारी फ्री फ्लोट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और इंडेक्स फंड्स के पास जा चुकी है। एटर्नल वाज वन ऑफ द स्टॉक्स Eternal was one of the stocks where the purchase was completely taken. That was the highest stock purchase in the domestic institution space. बिल्कुल। सॉरी, आज लग रहा है कुछ दिक्कत आ रही है। अच्छा फिरोज जी, इस पूरे 2-3 दिन में हमने एक सेक्टर की बात ही नहीं की। हम इतना ज़्यादा मशगूल हुए हैं इसमें सब एफएमसीजी और ऑटोज़ में। आईटी पर क्या व्यू है अब आपका, क्योंकि ये मार्केट का सेकंड सबसे बड़ा सेक्टर है?
आईटी का जो सेक्टर है सर, मेरे हिसाब से इसने निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया है। इसमें जो वैल्यू बन रही है वो काफी अच्छी है अनुज सर। आज आपने देखा होगा ये कॉल हमारा लास्ट 2-3 महीने से रहा है, इसमें काफी आउट परफॉर्मेंस की संभावना है। आई थिंक बेस फॉर्मेशन हो चुका है। आईटी की जो निफ्टी आईटी की जो कंपनियां हैं उसकी जो अर्निंग्स है वो ऑलमोस्ट अबाउट 13% से ग्रो हुई है लास्ट ईयर। ऑलमोस्ट अबाउट 12% से निफ्टी आईटी के 10 स्टॉक ग्रो हुए हैं। और ऑलमोस्ट आप अगर देख रहे हैं तो लास्ट क्वार्टर की भी इसकी अगर निफ्टी आईटी के जो 10 स्टॉक है उसकी अर्निंग्स वापस डबल डिजिट में आई है। सो आई पर्सनली थिंक दैट निफ्टी कैन को बीट कर सकता है। 7% पर एनम का हमारा टारगेट रहेगा 2 साल का निफ्टी आईटी का। निफ्टी के आउट परफॉर्मेंस का टारगेट ये। अच्छा, एक चीज़ आपने और देखी होगी फिरोज, इन सारे बीते 6 महीने के आप इंसिडेंट्स को देख लीजिए, वॉर, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चरम पे, लेकिन क्रूड वो माइलेज नहीं दे पाया। डिमांड और सप्लाई दोनों ही डायनामिक्स को देखने के बाद है। अभी आप ओएमसीज पर, ऑल मार्केटिंग कंपनीज पर या फिर ऑयल गैस पे क्या व्यू रखते हैं? ये तबका अभी इस पर आपका व्यू, इस पर कोई सेंस आपका? देखिए ऑयल एंड गैस की जो निफ्टी जो डी ग्रोथ हुई है अर्निंग्स की, ऑलमोस्ट -33.2% की अर्निंग्स डी ग्रो हुई है लास्ट ईयर निफ्टी ऑयल एंड गैस की। ऑलमोस्ट अबाउट 14 स्टॉक्स हैं। 42% इसका वेट है, 46% फ्री फ्लोट है, 9.6% की वेट है निफ्टी में। मेरा ये मानना है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की जो रिवर्सल्स है, आई वुड नॉट बी टू बुलिश ऑन आउट परफॉर्मेंस विज़ निफ्टी। ओके, फिरोज, सेक्टोरल शिफ्ट तो हमें ज़रूर से देखने को मिल रहा है जब से जीएसटी रिफॉर्म का डोज आया है मार्केट को, लेकिन उससे पहले आपको याद होगा फार्मा और हेल्थ के स्पेस में काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली थी हमें। वो अब थोड़ा बुझता हुआ नजर आ रहा है। फार्मा हेल्थ के स्पेस बैकफुट पर और टैरिफ टेंशन तो है ही। अब यहाँ पर क्या है आपका स्टांस, कहाँ पे खड़े हैं आप? क्या कुछ बदलाव फार्मा और हेल्थ के स्पेस को लेकर किया है आपने? मेरे हिसाब से फार्मा अगेन, इसकी इसकी जो 20 कंपनियां हैं निफ्टी फार्मा में, उसमें से जो अर्निंग्स लास्ट क्वार्टर आई है वो काफी डिसअपॉइंटिंग रही है। -1.1% की ग्रोथ आई है। लास्ट ईयर फार्मा की ग्रोथ 28% की थी। सो आई एम अ लिटिल बुलिश ऑन फार्मा फ्रॉम लास्ट ईयर्स अर्निंग पर्सपेक्टिव, बट आई थिंक ये क्वार्टर काफी डिसअपॉइंटिंग रहा है। तो आई वुड मीडियम टर्म में इतना बुलिश नहीं हूँ जितना मैं हुआ करता था बिफोर द लास्ट क्वार्टर रिजल्ट्स। ओके, अच्छा, एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि इस मार्केट में फिरोज जो सबसे बड़ा फैक्टर रहा है वो है लिक्विडिटी का, डोमेस्टिक वर्सेस फॉरेन। डोमेस्टिक लिक्विडिटी काफ़ी स्ट्रांग रही है और एफआई लिक्विडिटी काफ़ी ख़राब रही है। क्या आगे जाते हुए इसमें कुछ चेंजेस देखते हैं आप? यस अनुज सर, एक ब्रॉडर मार्केट के हिसाब से अगर आप देखते हो तो क्या हुआ है कि जो एफआईआई की जो बिकवाली आई है, डिस्क्रिशनरी की जो बिकवाली आई है वो खत्म हो गई है अनुज साहब। पूरे डिस्क्रिशनरी फंड मैनेजर्स को हमने लिस्ट किया और उसको हमने देखा कि उनकी सबकी बिकवाली हो चुकी है 0.1। जो प्रॉप की बुकवाली थी, मेरे अंदाजे से हमने 10 प्रॉप वालों से बात की, उनकी 80% सेल हो चुकी है ऑलरेडी। इंडेक्स फंड की परचेज अभी भी बाकी है। तो एफआईआई की जो फ्लो है, नेगेटिव फ्लो, मेरे हिसाब से सितंबर तक उसकी नेगेटिव फ्लोज खत्म हो जाएंगी। अक्टूबर से परचेज का हमारा प्रोजेक्शन रहा है, लुकिंग एट सम स्टैटिस्टिक्स, दैट्स पॉइंट 1। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की परचेज काफी बाकी है। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस में जो आज भी अगर हम अगस्त की आंकड़ा देखें, 18 अगस्त तक का मैं आंकड़ा देता हूं, स्मॉल कैप फंड में ऑलरेडी 4,200 करोड़ आ चुका है। ऑफ कोर्स ये आंकड़ा एमपी और सभी के पास थोड़ी देर बाद पहुंचेगा, बट हम एल्गोरिथमिकली कैलकुलेट करते हैं तो 4,200 करोड़ स्मॉल कैप में आ चुका है। इसका मतलब अभी भी सेंटिमेंट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन रिटेलर्स का काफी बुलिश रहा है। एचएनआई का थोड़ा बेरिश रहा है। सो मेरा ये मानना है कि जो लिक्विडिटी आ रही है मार्केट में, जो डोमेस्टिक से आ रही है, वो बरकरार रहेगी। उसका पहला अंदेशा होता है कि स्मॉल कैप के फ्लोज अगर जीरो हो जाएं और नेगेटिव हो जाएं तो अब आपको कॉशन होना है। आज तक मैंने ये नहीं देखा लास्ट 1.25 साल में कि स्मॉल कैप के पैसे कम हो रहे हैं। तो हम इसको रोज देखते हैं। जब भी ये नेगेटिव जाएगा तब मैं वापस आपको हाईलाइट करूंगा कि दिस इज द टाइम टू बी कॉशियस, बिकॉज अगर डोमेस्टिक ना खरीदे तो मार्केट इस स्थिरता से नहीं रुक सकती। और डोमेस्टिक तब तक खरीदता जाएगा जब तक कि स्मॉल कैप में पॉजिटिव आ रहा है। दैट मींस इंडियन रिटेलर इज स्टिल बुलिश, एंड दैट्स द बैरोमीटर वी चेक ऑन अ डेली बेसिस टू सी इफ देयर इज सम सेंटिमेंटल रिवर्सल। आपका ये की इंडिकेटर। अच्छा, बैंकों पे बात अभी नहीं हुई हमारी। आई मीन
जो आई थिंक एक्शन मिसिंग है आईसीआईसीआई बैंक में अच्छे नंबर्स के बावजूद एचडीएफसी बैंक 2000 के ऊपर डिलीवर नहीं कर पा रहा है। अभी फिरोज आपका झुकाव किस तरफ है? आई मीन बैंक निफ्टी अभी तक पार्टिसिपेट नहीं कर पाया किसी तेजी में, कल भी नहीं कर पाया था, आज भी बहुत नहीं कर पाया, थ्रेशोल्ड पॉइंट्स को पार नहीं कर पा रहा है। झुकाव आपका पीएसयू बैंक्स पे है या फिर प्राइवेट बैंक्स पे है? प्राइवेट स्लाइटली अभी एफआईएस की सेलिंग के रडार पर है, तो आपका झुकाव किस पे है? मेरा झुकाव प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे ही है। इंटरेस्ट रेट साइकिल जो रिवर्सल है वो इनको ज्यादा काम आएगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स की जो लेंडिंग पैटर्न्स हैं उनकी जो निम सिर्फ बहुत सारे बिजनेसेस में उनकी डिवर्सिफाइड है। पब्लिक सेक्टर में आई डोंट लाइक द स्क्यू टुवर्ड्स होम लोन बिजनेस, उसकी जो निम है वो इतनी बढ़ नहीं पाती। तो आई माय बेट वुड बी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। निफ्टी बैंक में 12 स्टॉक है, उसकी जो लास्ट क्वार्टर की अर्निंग्स हैं वो सिर्फ 830 रुपए आई हैं निफ्टी बैंक की, विच आई थिंक इज डिसअपॉइंटिंग, विच इज 11% डी ग्रोथ। तो ये जो रैली में ये पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, तो एवरेज जो निफ्टी बैंक की जो अर्निंग्स है। चलिए फिरोज, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पर आए रखिए। आज आपके अगर आप देखें तो कनेक्शन में आपके से थोड़ा सा दिक्कत है आपके जुड़ाव में। निकट भविष्य में आपसे फिर मुलाकात होगी, बात होगी। अब आते हैं निफ्टी के लेवल्स पे। कल की तुलना में बहुत शानदार अगर आप देखें तो ये क्लोज है बहुत नज़दीक 24,970, 25,000 के अनुज। अप्रोच क्या रहेगी इस प्राइस पर और कल के लिए आउटलुक? अप्रोच वही वीरू जो कल हमने ली थी, लॉन्ग पोजीशन कैरी करिए। कल आपको याद होगा